नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अरविंद केजरीवाल आज बड़े चर्चा में है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा गया है मामला, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में है, और दूसरा ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत का है। हम सबको ये बात मालूम है कि वो आबकारी घोटाले में फंसे हुए और बहुत बुरे फंसे हुए हैं। इतने बुरे फंसे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल की को जमानत भी नहीं मिल रही थी। लंबे समय तक वो जेल में रहे और जमानत देने का कारण सिर्फ चीफ जस्टिस ने उस समय ये बताया था कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि चार्जशीट बहुत लंबी है, बहुत लोगों की गवाहियाँ होनी है, और इतने लोगों की गवाहियाँ होने की वजह से ट्रायल बहुत लंबा खिंच सकता है। हालांकि ट्रायल कोर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी कि ट्रायल कोर्ट ने तो उसको बहुत तेज़ी से खींच दिया। मतलब चीफ जस्टिस को ये ऑब्जर्वेशन था कि इतनी बड़ी चार्जशीट, इतने सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन, इतने सारे लोगों के स्टेटमेंट, फिर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन, ये तो सालों के हिसाब से चलेगी। लेकिन लर्नर्ड ट्रायल कोर्ट ने बड़ी तेज़ी से निपटा दिया, यहाँ तक कि चार्ज फ्रेम करने से भी मना कर दिया। बोले कि सब पूरा फ्रेमलेस है, कुछ बनता नहीं है, चार्ज भी फ्रेम नहीं होते और ये तो मामले नहीं बनता, ये तो सब प्रेरित है। सीबीआई पर भी टिप्पणी कर दी कि इनके खिलाफ भी जांच बिठाई जाए। ये कैसे ऐसे बना दिया? माननीय केजरीवाल जी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ ये गलत केस कैसे बना दिया? और ये तो क्या क्या तुरंत ईडी चली गई। ईडी और सीबीआई, मतलब सीबीआई वाला केस था, ईडी का केस तो अभी खुला ही था, सीबीआई केस में चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ की गई टिप्पणी को स्पंज कर दिया। स्पंज करने के साथ साथ मामले को नीचे वाले को स्टे कर दिया, और स्टे करते हुए कहा, एक आदेश और कर दिया कि ईडी वाली फाइल भी तब तक ना सुन ली जाए जब तक मैं ना सुन लूं। अब ईडी की फाइल आगे ना सुनी जाए, ईडी वाला केस आगे ना चलाया जाए जब तक मैं सुन ना लूं, ये स्टे ऑर्डर कर दिया। अरविंद केजरीवाल उस स्टे ऑर्डर के खिलाफ रेक्यू एप्लीकेशन उन्होंने एक चीफ जस्टिस की अदालत में डलाई, डिसमिस हो गई। फिर उन्होंने एक नया खेल खेला, कुछ वकीलों ने सिखाया ही होगा निश्चित तौर से। उन्होंने नया खेल खेला और उन्होंने ये कहा कि अब ये मामला मैं जुडिशियल साइड लेकर जाऊंगा। जुडिशियल साइड का मतलब था कि इस अदालत में जुडिशियल डिसाइड होगा, फिर इसके बाद इसकी अपील जाएगी, फिर अपील की अपील जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कम से कम अगर ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामला सुनने के लिए भी कह देंगी तो भी अपील शपील ले जाते हुए 4-6 महीने साल भर काट देंगे, तब तक रोस्टर चेंज हो जाएगा। ये टैक्टिक्स होती हैं वकीलों की कि सब रोस्टर चेंज हो जाए। तो हाई कोर्ट में सब लोग जानते हैं कि साहब ये वाली अदालत में रोस्टर इनका है, इस वाली अदालत में पड़ेगा मामला। अब उस अदालत में पड़ेगा तो वकील बहुत सारे ऐसे करते हैं कि भाई फाइल को रोक लिया कि रोस्टर जरा चेंज हो जाए क्योंकि इनसे रिलीफ मिलना है, नहीं मिलना है। अरविंद केजरीवाल को ये पता लग गया था या अंदाज़ा रहा था कि ये ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो कि एमपी, एमएलए और बाकी के केसेस सुन रही हैं, ये जल्दी रिलीफ भ्रष्टाचार के मामलों में देती नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले कड़ाई से ये उन पर ऑर्डर करती हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने इतिहास, भूगोल निकालकर और सारी कहानियां निकालकर उनकी अदालत में एक रेक्यू एप्लीकेशन लगाई। बोले ये लीगली है, आरोप लगा दिए। आज उन आरोपों पर ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जजमेंट आ गया। बाकायदा जुडिशियल साइड, बहुत बड़ा जजमेंट लिखा उन्होंने, एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन दिया और वो जजमेंट लिखा। चूंकि जुडिशियल का साइड कहा गया था तो जुडिशियल साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पहले कहा था चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने छोटा ऑर्डर कर दिया, डिसमिस कर दिया। लेकिन अब जुडिशियल साइड था तो पूरी एनालिसिस ही करनी थी। बड़ा लंबा डिटेल्ड ऑर्डर आया और कोई रास्ता मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के पास अब बचा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एक रास्ता जरूर है कि इस ऑर्डर के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अभी डीबी जाएंगे, डीबी के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब तक रोस्टर हो सकता है चेंज हो जाए। इसलिए ये सब कुछ किया गया कि रोस्टर चेंज हो जाए तो दूसरा जज आ जाएगा तो हो सकता है रिलीफ मिल जाए। इनसे रिलीफ नहीं मिलेगी। अब जो आरोप लगाए थे उन्होंने बड़ी कड़ाई से उसका कहा। उन्होंने कहा आप हमको तारीखें जल्दी जल्दी दे रही थी, आप जल्दी जल्दी केस सुन रही थी, बाकी केसेस में तो लंबी लंबी तारीखें। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने भी कहा हो किसी भी अदालत में कि साहब फलाने जैसा हमारी फाइल बहुत तेज सुन रहे हैं, दूसरी नहीं सुन रहे। जब भी ऐसा चीफ की अदालत में जाता है तब वो यही कहता है, एक ही रिप्लाई आता कि जितनी जल्दी सुन रहे हैं वो तो अच्छी बात है। आपके पास अगर कोई कारण बायस होने का हो तो ट्रांसफर किया जा सकता है, बाकी तो आप तेजी से सुन रही है तो बायस का कोई कारण नहीं है।
दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई पहले भी हमारी जमानतें आपके पास आई थी, आपने सारी रिजेक्ट कर दी थी और आपने रिजेक्ट करके वहाँ ऑब्जर्वेशन भी दे दिए थे। ऑब्जर्वेशंस में आपने ये टिप्पणी लिख दी थी ताकि हमको पहले से ही वहाँ दोषी मान लिया गया था। तो आप तो वो पहले जब फाइलें आपके पास आई थी तभी आप हमको दोषी मान चुकी, तो अब आपके पास ट्रायल क्या चलाना, आप तो अब नहीं आई है तो वो भी कर देंगे। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जजमेंट में लिखा ऐसा नहीं होता, वो जमानत की फाइलें थी। आपको याद होगा मैंने पिछली बार जब ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उनको किया था, इनका एनालिसिस किया था जब ये गए थे, तब मैंने कहा था कि ये जो इन्होंने बहसें की हैं इसमें लीगली कोई ग्राउंड नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई वकील उसमें नहीं आया तो इनको खुद ही करना पड़ा, क्योंकि लीगल ग्राउंड नहीं था। और वकील खड़ा होगा तो अपनी फर्जियत करवाएगा क्या, कि वो इलीगली, मतलब जो लीगल नहीं है, जो प्रैक्टिस में नहीं है, जो संभावना भी नहीं बनती, उसको जाकर आर्गू करेगा। और कोई जूनियर एडवोकेट कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीनियर एडवोकेट कोई जल्दी इस आर्गूमेंट को नहीं मानता, नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर पिछली फाइलें जमानत की फाइलें थी, जमानत की फाइल जमानत एप्लीकेशन के हिसाब से होती है, उस समय जो कुछ भी लीगली सामने आया उस पर टिप्पणियां होती हैं, उस पर जवाब होते हैं, आधा अधूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जितना एजेंसी कहती है उसमें और आप जो आर्गुमेंट करते हैं उसके आधार पर उस समय ऑर्डर होता है। और ख़ास तौर से बेल की एप्लीकेशन का जो ऑर्डर होता है वो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं होता, वो केवल बेल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अभी फाइल कंप्लीट नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन ट्रायल की सुनवाई तो नीचे फुल कंप्लीशन के बाद होता है और ट्रायल की सुनवाई तो ट्रायल होने के बाद होता है। वो इसलिए वो फाइल जो कहती है वो होता है, ये जल्दी तारीख डालना बायसनेस का कारण नहीं है, और पहले अदालत ने रिलीफ आपको नहीं दिया, ये कोई ग्राउंड नहीं है। अब जो सबसे खतरनाक पैतरा उन्होंने बाद में दूसरे दिन एप्लीकेशन लगाया था, जो दूसरे दिन एप्लीकेशन लगाया गया था, और दूसरे दिन एप्लीकेशन ये लगाया था कि आपके दोनों बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर होने के नाते और चूंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसलिए वहाँ सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, जो भी वो कहना चाहते हो, बोले वो उनके इन्फ्लुएंस में आपके बच्चे होंगे, और आपके बच्चे चूंकि उनके इन्फ्लुएंस में होंगे पैनल में। एक बात और बता दूं, पूरे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैनल जो होता है दसियों हजार एडवोकेट का होता है, 1 2 4 का नहीं होता, दसियों हजार एडवोकेट की लिस्ट होती है, जिनको अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल, यहाँ तक कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये उनको पहचानते तक नहीं है। मतलब इनको नाम तक पहचानना तो बहुत दूर की बात है, नाम तक याद नहीं होते, इतने लंबे पैनल की लिस्ट होती है। अब उनके पैनल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पैनल में इनके बच्चों के नाम हैं, बहुत सारे वकीलों के बच्चों के नाम होते हैं, नए बच्चों के नाम होते हैं, और जजेस के बच्चों के नाम होते हैं, जो प्रैक्टिस में है वो आगे आता है। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को अपने लीगल टीमों को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, तो उनमें से जो योग्य उनको लगते हैं उनको पैनल पर डाल लेते हैं। अब ये आधार उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला था, और वो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने यही कह के खेला कि साहब आपके बच्चे चूंकि ये कर रहे हैं, बेटा और बेटी दोनों, इसलिए आप बायस होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने डिटेल में उसको लिखा। उन्होंने कहा ऑर्डर में अपने कि अगर ऐसा होगा तो देश भर में जजेस के बच्चे इस तरह के पैनलों पर होते हैं, बच्चों बाप मतलब जो बच्चे लॉ पढ़कर आते हैं वो ऐसा करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं। मेरा बेटा या बेटी क्या करेगा ये मैं तय कैसे करूँगा या करूँगी? ये तो वो उनकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, इंडिपेंडेंट उनका काम है, उस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और काम के आधार पर वो अपनी लाइफ को आगे करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ये बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मन से, उनसे इस जजमेंट का क्या रेलिवेंसी है? दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको जो कहना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो ये बताना चाहिए कि इसकी बायसनेस कहाँ है। अगर आप ये कह रहे हो कि बायसनेस है तो फिर बायसनेस का कारण बताना चाहिए।
आपको बताना चाहिए कोई फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंटीग्रेशन है। ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल इंटीग्रेशन या फाइनल इंटीग्रेशन तो कहीं मिलता नहीं है। आपने जो एलिगेशन लगाए हैं वो आपके एलिगेशन कोर्ट की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करते हैं, कोर्ट की अपनी जो स्वच्छ छवि है, जो उसका साफ सुथरा काम है, उस पर सवाल खड़े करते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि उसी दिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि केवल ये डिसमिस नहीं होनी चाहिए, इस पर हैवी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। और फिर उसी समय उन्होंने ये भी कहा था कि कंटेम्प्ट एडवोकेट जनरल सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा था कोर्ट को कि इस केस में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का कोई केस फाइल होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट का मैटर बनता है। अगर ये कंटेम्प्ट का मैटर बनता है, क्योंकि ये कोर्ट की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सीधे उसी कोर्ट से कह रहे हैं जिस कोर्ट में इनका मुकदमा है, उसी कोर्ट से कह रहे हैं कि आप बायस हैं, आप हमारे खिलाफ बायस हैं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल ने एक पहले से पूर्व ग्राउंड बना लिया। क्या बना लिया कि भाई सजा तो होनी है, तो कहेंगे मैंने पहले ही कहा था कि भाई ये तो जज जो है वो बायस है, मैंने तो पहले ही बताया था कि इनकी अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैंने तो पहले ही ऐसा कहा था। ये अरविंद केजरीवाल जो पुरानी टैक्टिक्स पॉलिटिक्स में खेलते हैं, वो टैक्टिक यहाँ खेलने चले आए, कोर्ट में खेलने चले आए। खैर चलिए ठीक है। और उन्होंने वो टैक्टिक खेली कैसे? कोर्ट के रूम के अंदर रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई मैंने ये आर्गूमेंट किया, और वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। उनके सभी जितने नेता थे, उन सब ने उनमें से क्लिप अपने मतलब की निकाल निकाल कर वायरल करी। आप सोचिए कि कितनी, मतलब इसको क्या धूर्ततावश कहा जाएगा कि भाई कितनी धूर्तवश, कितनी धूर्तता से कोई आदमी कोर्ट के साथ भी खेल सकता है, कोर्ट की इंटीग्रिटी को सवाल खड़े कर सकता है, और फिर वहां से वीडियो रिकॉर्ड करे और उसको वायरल करे, ड्रामा शुरू कर दे, और उनके सारे लोग लग जाएं कि देखो ये है, देखो अरविंद जी ने क्या कहा, देखो कोर्ट बायस है, देखो कोर्ट ऐसा है, उन्होंने आर्गू ऐसा किया। तो ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता क्या? इस बात को लेकर एक वकील साहब ने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन किया था। रजिस्ट्रार ने ये मटेरियल रिमूव करने के लिए आदेश दे दिया था। अब वो चीफ जस्टिस की अदालत में पिटीशन गई है। चीफ जस्टिस 2 जजेस की बेंच संभवतः आज या कल में उसको सुनेंगे, और उसमें यह कहा गया है कि यह कंटेम्प्ट का मामला बनता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ड्रामा किया, या मैं कहूं कि उनके शब्दों में उन्होंने जो आर्गूमेंट किया इन पर्सन, वो आर्गूमेंट उन्होंने वायरल करने के लिए किया था, कोई उसका ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि उसमें फ्रिवलेस ग्राउंड बने थे, उसमें कोई ग्राउंड ही नहीं था। मैंने तो उसी दिन कहा था कि भाई इसमें तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता। ये जो उन्होंने एप्लीकेशन किया है, जो वो आर्गूमेंट कर रहे थे, वो आर्गूमेंट बेसलेस हैं। इन आधारों पर किसी कोर्ट को बायस नहीं कहा जा सकता, और ट्रांसफर के ग्राउंड नहीं बनते। और मैं क्या कह रहा हूं, ये तो चीफ जस्टिस पहले कह चुके हैं, चीफ जस्टिस की अदालत में ये लगा चुके हैं एप्लीकेशन। तो जब चीफ जस्टिस ही ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई गलत हुआ है या बायस हो सकता है, जज की इंटीग्रिटी पर सवाल बेसलेस ग्राउंड्स पर कैसे दिए जा सकते हैं, तब उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला था कि बच्चे आपके रिलेटिव हैं और वो आपके बच्चे हैं, और बच्चे सेंट्रल के पैनल पर हैं, सरकार के पैनल पर हैं। तो सरकार के पैनल पर 10,000 लोग होते हैं, 10,000 लोग में से एक भी ऐसा नहीं हो सकता जो रिश्तेदार हो और अरविंद केजरीवाल की वो सुन ले। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का तो मैटर ही कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि किसी का भतीजा पैनल पर होगा, किसी का बेटा पैनल पर होगा, किसी का पोता पैनल पर होगा, किसी की बेटी पैनल पर होगी, किसी का भतीजा भतीजी कोई ना कोई पैनल पर होगा, किसी का भाई पैनल पर होगा, बहन पैनल पर होगी। तो फिर ये जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनमें इनके रिलेशन निकालकर अरविंद केजरीवाल का कहना देश भर में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। प्रैक्टिस मतलब कोई भी उनके मुकदमे को नहीं सुन सकता। तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे देश में कोई एडवोकेट, कोई जज ही नहीं है जो उनको सुन सके। ये तो बात बिल्कुल तार्किक है उनकी। लेकिन इस मामले में नोटिस हो गया कि जो वायरल किया है आपने कोर्ट रूम की वीडियो बनाकर, जिसमें आपने बेसलेस एलिगेशन लगाए और फिर उतने आपने वायरल कर लिए। एडवोकेट ने जिसने कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाई, उन्होंने कहा पहली बात तो इन्होंने बेसलेस आर्गूमेंट किए, जो आर्गूमेंट बनते ही नहीं है।
जो कोर्ट पर सवाल खड़े करने के ग्राउंड ही नहीं बनते। ये बायसनेस कोर्ट में पहले इन्होंने बताई बेसलेस तरीके से, और फिर उनकी रिकॉर्डिंग बिना अनुमति के ली, क्योंकि कोर्ट की रिकॉर्डिंग तब तक पब्लिश नहीं की जा सकती जब तक कोर्ट अनुमति न दे दे। अगर कोर्ट अनुमति देने से मना करे तो चीफ जस्टिस से अनुमति लेकर आए, चीफ जस्टिस अनुमति देने से मना करे तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर आए। बिना अनुमति के कोर्ट के अंदर की कोई भी प्रोसीडिंग वायरल नहीं हो सकती। तो फिर आपने बिना अनुमति के कैसे रिकॉर्डिंग कर ली और कैसे उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया, और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए देश भर में आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट का केस एक नया बवाल अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा हो गया है, जो मुझे लगता है चीफ जस्टिस सुनेंगे तो निश्चित तौर से इस केस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नोटिस हो गया। नोटिस होने का मतलब होता है कि प्रेमा फसाए कोर्ट ने ये बात स्वीकार कर ली है कि अगले बंदे ने गलत किया है, और ये कंटेम्प्ट का मैटर बनता है। देखिए स्पीड कितनी तेज, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की उसमें आ गए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए। कितनी तेज स्पीड से अरविंद केजरीवाल बढ़े, और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि पीएम बनना बड़ा आसान है। अरे भैया, कांग्रेस के कैडर में 1885 का कैडर है कांग्रेस का। कांग्रेस अंग्रेजों ने खड़ी करी थी, अंग्रेजों के बेस पर कांग्रेस खड़ी है, वो उनके प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो उस समय लाला लाजपत राय ही कह गए कि ये उनके सेफ्टी वाल्व हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कैडर 1951 में खड़ा होना शुरू हुआ। 1951 में जब कैडर खड़ा करना शुरू हुआ, तब सरकार उन्होंने फुल फ्लैश पहली बार 2014 में बनाई। यानी कि उनको पहली बार सरकार बनाने में 73 साल लगे, 73 ईयर्स लगे, जबकि संघ परिवार 100 वर्ष से काम कर रहा है। मतलब 1925 से कैडर संघ का इस्तेमाल होता है। संघ के पास ऐसे 35 बड़े संगठन हैं, जो संगठन लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और आप कह रहे हो कि मैं आया हूं, जब मोदी जी पैदा नहीं हुए थे तब संघ था और संघ का विस्तार हो चुका था, और जब मोदी जी पैदा हुए तब जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी। तो मोदी जी ने 2014 में, उनको लगता है कि मोदी जी बड़ी तेजी से उठकर ऊपर आ गए, ये उनको लगता है। ये कैडर जो पूरे देश में होता है, वो कैडर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और ये करप्शन से नहीं बनता, ये मेहनत से बनता है, ये लोगों के विश्वास से बनता है। उसके लिए लोग धन खर्च करते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, शराब घोटाला कर लेंगे, ये घोटाला वो घोटाला, और इन घोटालों से पैसे निकालेंगे, उससे हम छोटे छोटे राज्यों में सरकारें बना लेंगे और हम पीएम बन जाएंगे। क्योंकि उनने ख्वाब तो 2014 के चुनाव में देखा ही था पीएम बनने का, लड़े भी थे चुनाव, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़े थे। तो आप सोचिए कि एक आदमी की महत्वाकांक्षा कितनी हो सकती है कि उस महत्वाकांक्षा में वो सब कुछ बर्बाद करने को, देश पर राज्य करने के लिए देश को ही पीछे ढकेलने को तैयार है। और अब वो, और उसका एक मेथड रहा है, मोदी जी की छवि साफ है तो उनकी छवि पर प्रश्न खड़े करो और अपने आप को बढ़ाओ। कोर्ट की छवि अच्छी होती तो कोर्ट पर प्रश्न खड़े करो और अपनी छवि बढ़ाओ। अच्छा, कोर्ट अगर इस मामले में रेक्यू कर भी जाता, छोड़ देगा, तो क्या कोर्ट की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़े होते? कोर्ट की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े होने लगेंगे कि आपने छोड़ दिया, इसका मतलब आप बायस थे, आपने अरविंद केजरीवाल के एलिगेशन स्वीकार कर लिए। वो अलग बात है कि हायर कोर्ट या चीफ जस्टिस ट्रांसफर कर दे, उसका राइट है, लेकिन कोर्ट अपने आप को रेक्यू आपकी पिटीशन के आधार पर कैसे करेगी? इसीलिए आज आदेश हुआ, और आदेश भी बड़ा जानदार हुआ, और उस आदेश में अरविंद केजरीवाल की सारे जितना उन्होंने एलिगेशन लगाया था सबकी धज्जियां उड़ा दी। अब निश्चित तौर से वो डीबी जाएंगे, डीबी से वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कम से कम ये इंतजार करेंगे कि रोस्टर चेंज हो जाए। क्या होगा आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।